हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। ये थर्ड लेक्चर है हमारा। हम आज फोकस करेंगे रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के ऊपर और जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपके सिलेबस के रह गए हैं वो टॉपिक। जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पहला लेक्चर था उसमें हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल के बारे में पढ़ा था, एग्जैक्टली होता क्या है डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये देखा था। सेकंड लेक्चर में हमने कम्युनिटी प्लानिंग पे वर्क किया था, कम्युनिटी प्लानिंग पढ़ा था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। और ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पढ़ने वाले हैं। जो प्रीवियस दो लेक्चर्स हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेक्चर 1 लेक्चर 2 है, ये लेक्चर 3 है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का और ये लास्ट लेक्चर है, तो इसमें आपका मेजॉरिटी पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे रिलीफ होता क्या है। ठीक है, तो रिलीफ जो होता है आपका वो एक टाइप की प्रोसेस है। डिज़ास्टर रिलीफ मतलब कि डिज़ास्टर इवेंट ऑकर होने के बाद जो आप रिस्पॉन्स देते हो उसका पहला कंपोनेंट रिलीफ होता है। प्रोसेस ऑफ आफ्टर द डिज़ास्टर इवेंट विच एम्स टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड, एसेंशियल एंड इमरजेंसी सर्विसेज टू द अफेक्टेड कम्युनिटी। तो हमें क्या प्रोवाइड करना है? ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना है, एसेंशियल एंड इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना है। किन लोगों को? जो उस डिजास्टर से अफेक्ट हुए हैं। आप किसी भी डिजास्टर का एग्जाम्पल अपने माइंड में रख सकते हैं, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो आपका लैंडस्लाइड हो, चाहे वो आपका फ्लड हो, ड्रॉट हो, कोई भी एनीथिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें रिलीफ के अंदर आती हैं। एक मिस्टर पॉल हैं, उन्होंने 2011 के एक पेपर में ये एक डायग्राम बनाया था। ओके, और ये है बेसिकली डिजास्टर रिकवरी साइकिल। इसका नाम है डिजास्टर रिकवरी साइकिल। ओके, जब आप डिजास्टर से रिकवर करने की कोशिश करते हो तो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। एक होती है रिलीफ, जो पहला वर्ड हम देख रहे हैं, सेकंड वर्ड आता है रिहैबिलिटेशन एंड थर्ड आता है रिकंस्ट्रक्शन। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो एक्स एक्सेस पे मैंने टाइम स्केल बनाया है और वाई एक्सेस पे मैंने यूनिट कॉस्ट बनाया है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपका एक एक फेज से आप नीचे उतरते जाओगे। सबसे पहले आपको जो प्रोवाइड करना है वो है रिलीफ फेज, ये वाला कहलाएगा आपका रिलीफ फेज। ओके, इसमें कॉस्ट सबसे ज़्यादा लगती है क्योंकि इसका पीक देखिए सबसे ऊपर है, तो इसमें कॉस्ट सबसे ज़्यादा रहेगी। और ये इनिशियल टाइम में जो सबसे पहला आप काम करोगे वो रिलीफ का काम करोगे। ये जो टाइम स्केल है ये एक्चुअली मंथ में है, तो आप यहाँ मंथ लिख लीजिएगा। तो ये 6 मंथ, 18 मंथ एंड 60 मंथ। तो ये जो 6 मंथ है आपको रिलीफ प्रोवाइड करना है। जैसे जैसे रिलीफ आपका खत्म होते जाएगा आपको रिहैबिलिटेशन के फेज में जाना है, और रिहैबिलिटेशन जब फेज खत्म होगा तब आपको रिकंस्ट्रक्शन के फेज में जाना है। इस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया था, आप लिख सकते हो, नीचे उसका सोर्स है पॉल 2011, डिजास्टर रिकवरी साइकिल कहलाती है ये। ओके, तो एकदम बेसिक चीज़ है, पहले रिलीफ फिर रिहैबिलिटेशन फिर रिकंस्ट्रक्शन। ओके, ठीक है। अब जब आप रिलीफ प्रोवाइड करोगे तो उसमें से एक आती है ह्यूमैनिटेरियन एड और यहाँ पे एसेंशियल इमरजेंसी सर्विसेज। अब क्योंकि एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज इसका बेसिकली कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स जैसी कोई चीज़ नहीं है, पर जब आप ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करते हो तो उसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी होते हैं। ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहला है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। ठीक है, कि आपको सामने वाले की लाइफ हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना है, बचाना है। आप गवर्नमेंट के साइड में हो तो आपका काम है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना। जब आप रिलीफ प्रोवाइड करवा रहे हो आपके माइंड में ऐसी चीज़ रहनी कि मुझे ह्यूमैनिटी मेंटेन करनी है, मुझे वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो इनह्यूमन हो। ओके, आपकी इंसानियत के अगेंस्ट जा रही हो। तो आपको लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, हेल्थ के बारे में सोचना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, सबकी जो भी डिजास्टर्स के ग्रसित हैं, इफेक्टेड हैं, इम्पैक्टेड हैं। न्यूट्रलिटी, आपको अपने अंदर न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको बायस नहीं होना है, नॉट टू बी बायस्ड पॉलिटिकल, रेशियल या रिलीजियस क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो आपको ऐसा नहीं है कि मुझे पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप को बचाना है या पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को या पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप को, ऐसा नहीं है। आपके लिए हर कोई बराबर है, आपको न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। ओके, देन कम्स इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी मीन्स कि जब आप रिलीफ प्रोवाइड करोगे तो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का फेवर नहीं करने वाले, आपको प्रायोरिटी बेसिस पे कोई काम करना है। जैसे कि आपको एल्डरली को पहले बचाना है, वुमेन को पहले बचाना है, बच्चों को पहले बचाना है, ये ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। एक मैन है जो वेल बिल्ट है तो वो आराम से अपने आप को कहीं ना कहीं से थोड़ा उठा सकता है, बचा सकता है, पर आपको इन लोगों को पहले प्रायोरिटी के बेसिस बचाना है। पर आपको कोई डिस्टिंक्शन भी नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि पहले सिर्फ मेल्स को बचा रहे हो या वुमेन्स को बचा रहे हो, मतलब इस टाइप का डिस्टिंक्शन नहीं रखना है। तो वो इम्पार्शियलिटी आपको मेंटेन करनी है। देन लास्ट वन इज ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस। जब भी आप वो काम कर रहे हो, रिलीफ से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो आपको ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है, ऑटोनॉमस वे में काम करना है, किसी की बातों में नहीं आना है कि आपको किसी का फ़ोन आ गया कि पहले उनको बचाओ, वो मेरे रिश्तेदार हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको ऑटोनॉमस फॉर्मेट मेंटेन करना है आपके अंदर।
तो ये 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं किस चीज़ के, ह्यूमैनिटेरियन एड के। इमरजेंसी और एसेंशियल सर्विसेज के कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉम्प्टू होता है। जैसे भी आपको ज़रूरत पड़ी, आपने कोई भी इमरजेंसी या एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवा दी, तो इसमें कोई ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल्स नहीं हो सकता है। पर आप ये चीज़ें आप याद रखोगे तो आप उसमें भी इफेक्टिवली काम कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं ब्रॉड एरियाज ऑफ रिलीफ, कि वो कौन से ब्रॉड एरियाज हैं जिसमें आपको रिलीफ प्रोवाइड करना है। ओके फाइन, पहला आता है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो जब भी आप रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आप सामने वाले को किसी जगह पे आपने उसको शिफ्ट कर दिया है, किसी दूसरी जगह पे कुछ इस टाइप का किया है, तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसे प्रॉपर वाटर मिले जो पैलेटेबल हो, मतलब आप पी सकते हो उस वाटर को, ढंग का पानी मिले। सैनिटेशन और हाइजीन का ध्यान रखना है कि वहाँ पे कहीं सैनिटेशन की वजह से कोई और बीमारी तो नहीं फैल रही, हाइजीनिक कंडीशंस हैं कि नहीं हैं, इस टाइप की चीज़ें। तो पैलेटेबल वाटर, टॉयलेट्स, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट, ड्रेनेज, ये सारी चीज़ें सही होना चाहिए जहाँ पे भी आपने पब्लिक को शिफ्ट किया है। ओके, तो ये आपका हो गया वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन वाला पैरामीटर्स जहाँ पे आपको रिलीफ में एक वर्क करना है। सेकंड ब्रॉड एरिया है फूड सिक्योरिटी। जो भी वहाँ पे लोग आपके साथ शिफ्ट हुए हैं या आप जिनका ध्यान रख रहे हो, उनको फूड सिक्योरिटी, आपको ऐसा नहीं कि आपने उठा के सिर्फ रख दिया उन्हें और फिर देखने भी नहीं गए। नो, यू हैव टू अरेंज फॉर देयर फूड। नाउ द फूड, व्हेन यू आर अरेंजिंग फॉर फूड, यू हैव टू कंसिडर द प्रोफाइल, कि जो लोग आपके साथ हैं उस वक्त वहाँ पे वो किस किस्म के, क्या वो मालन्यूट्रिशन है, क्या उनको खाना नहीं मिला, स्टंटिंग, वेस्टिंग जैसी क्राइटेरिया में आते हैं क्या वो। तो अगर वैसा कुछ है कि वो मालन्यूट्रिशन वगैरह का केस है, तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको पहले प्रोवाइड खाना किया जाए। आपको उनका, आप जो आपके पास पीडीएस वगैरह का सामान है या जहाँ पे भी आपने फूड इकट्ठा कर रखा है, तो आपने स्टोर्ड फूड आपको उनको प्रोवाइड करवाना है। आपको बेसिक न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवाना है उनको, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल खाना पीना दे के उनको कर दिया। आपको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवाना है, आपको माल न्यूट्रिशन के बारे में ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये चीज़ें आपके आंसर को काफ़ी एक अच्छा फॉर्म दे देंगी। तो एक हो गया वाटर सैनिटेशन, देन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। द थर्ड वन इज शेल्टर, सेटलमेंट एंड नॉन फूड आइटम्स। तो आपको शेल्टर, जो जहाँ पे भी आपने उनको रखा है उसका शेल्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सेफ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो भी एकदम ऐसे ही सिर्फ शीट्स वगैरह से आपने ढक दिया, नहीं, आपको एक ढंग का शेल्टर प्रोवाइड करवाना है। सेफ, हाइजीनिक होना चाहिए। नॉन फूड आइटम्स में आप उनको कुकिंग फ्यूल आपको प्रोवाइड करवाना है, जो भी आप पेट्रोल वगैरह है, पेट्रोल तो नहीं, आप कैरोसिन यूज़ करते हो, कैरोसिन या कुकिंग कोल वगैरह इस टाइप की कोई भी चीज़ आपको प्रोवाइड करवानी है। किन के लिए? नॉन फूड आइटम्स में जो वहाँ पे हैं। ओके, देन यू हैव टू गो फॉर हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूबॉर्न, अगर कोई क्रोनिक इलनेस है, कोई इंजरीज है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है किसी का, या फिर कोई मेंटल हेल्थ इशू है, इस टाइप की चीज़ों का अगर प्रोफाइल है वहाँ पे लोगों का, तो आपको उसका भी कंसिडर करना पड़ेगा। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो रिलीफ का स्टेज है वो तो भले ही 6 मंथ का है, ठीक है, 6 महीने में आप बेसिक रिलीफ तो लोगों को दे दोगे, पर क्या वो लोग 6 महीने में वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ गए? जो लाइफ वो पहले जी रहे थे डिज़ास्टर के, उस चीज़ में कई बार टाइम लग जाता है। तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे हमने देखा है कि रिकंस्ट्रक्शन में इट मे टेक अराउंड 60 मंथ। 60 मंथ इज़ अराउंड 5 years। सो आप देखोगे कई बार रियल लाइफ में एग्जांपल में देख लीजिए, जापान में जो फुकुशिमा डाइची का डिजास्टर हुआ, क्या वो अभी तक एकदम पटरी पे आ गए हैं? आप देखोगे नहीं आए हैं, राइट। उत्तराखंड में भी अब तक नहीं आ पाए। केरला फ्लड से लोग अभी तक उभर रहे हैं, और इस साल फिर से केरला के कुछ पोर्शंस में फ्लड आ गया। तो इट मे टेक सम टाइम, इट मे टेक 3 to 4 years सम टाइम, अगर बहुत ख़राब कंडीशन है। तो जब आप 3 से 4 साल के लिए उस जगह पे रह रहे हो जहाँ पे यू आर नॉट सपोज टू बी, जहाँ पे आपका इकोनॉमिक स्टेटस नहीं था, जहाँ पे आप काम नहीं कर रहे थे, तो आपको हर चीज़ के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। और ये सारा काम डिजास्टर मैनेजमेंट का होता है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रहती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उसके नीचे लेवल पे। तो आपको वाटर, फूड, शेल्टर एंड हेल्थ सर्विसेज, इसका प्रायोरिटी बेसिस पे ध्यान रखना है। किसके लिए? जब आप रिलीफ प्रोवाइड करवा रहे हो। ओके, अब जब आप ये रिलीफ प्रोवाइड करवाओगे तो पैसा तो लगेगा भाई, पैसा आएगा कहाँ से? ठीक है, कुछ तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के अंदर ही गवर्नमेंट आपको दे देगी, पर वो सफिशिएंट नहीं होता है। इसलिए आप देखते हो जब भी कोई डिजास्टर ऑकर होता है, हमेशा आप नेशनल टेलीविजन पे कहीं ना कहीं साइड में कुछ चलता रहता है कि XYZ NGO को पैसे की ज़रूरत है, ये अकाउंट नंबर है, आप इस तरह CM रिलीफ फंड में पैसे डाल सकते हो। कोई आप देखोगे कोई सेलिब्रिटी रहेगा, वो अपील कर रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड फंड्स, बिकॉज डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो रिलीफ वाला पोर्शन है, इसमें यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और क्योंकि यूनिट कॉस्ट ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। शुरू के 6 से 8 महीने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। आपको लोगों को बचाना है, साथ ही साथ आपको उनको कहीं शिफ्ट भी करना है, जहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो वहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखना है, उनके हेल्थ का,
सैनिटेशन का, फूड का, इकोनॉमी को वापस लेकर आना है उस पोर्शन की, तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इसके लिए आप क्या करते हो, अपील करते हो। इसे हम कहेंगे फ्लैश अपील्स। फ्लैश अपील्स मतलब कि आप तुरंत फ्लैश न्यूज़ चैनल्स में आ रहा है कि भाई प्लीज़ पैसा प्रोवाइड करो, प्लीज़ दान करो, अपने पॉकेट्स खोलो, जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं, फ्लैश अपील। देन डिजास्टर एड जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। देन देयर आर सम एनजीओज विच प्रोवाइड सम मनी और दे टेक मनी ऑन योर बिहाफ, कि आपने किसी एनजीओ को अपॉइंट कर रखा है कि प्लीज़ एंश्योर दैट मनी सप्लाई कंटिन्यूज। एंड देन यू हैव गॉट फॉरेन कॉर्पोरेट बिजनेसेस। कोई फॉरेन से उस रीजन में जो काम कर रहा था, मान लीजिए केरला है, वहाँ पे कोई टी एस्टेट है और उस टी एस्टेट का बहुत बड़ा इकोनॉमी, उसने काफ़ी सालों से उस एरिया में कमाया है और अब सडनली फ्लड आ गया तो उसके जितने भी टी वर्कर्स थे वो उनको कुछ ना कुछ हो गया है, वो इफेक्टेड हैं, तो टी एस्टेट वाली कंपनी वो पैसा प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, हम इंडिविजुअल्स जो उस फील्ड से रिलेटेड भी नहीं है पर तब भी सिर्फ ह्यूमैनिटी के बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यू नीड लॉट ऑफ मनी एंड दिस मनी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स, राइट। चलिए, इसके बाद ये देखा गया है अकॉर्डिंग टू एनडीएमए इटसेल्फ, उनकी जो रिसर्च हुई थी एक बार, तो उन्होंने कहा कि कैश इज़ द बेस्ट ऑप्शन वाइल प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ रिलीफ। तो ये ऐसा नहीं कि हमें कैश में पैसा जमा करना है, नहीं, वो तो आप अकाउंट में जमा करोगे, बट दोज पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स, जो ब्रॉड एरियाज हैं, उनके लिए कैश सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम उनकी लाइफ को जल्दी से पटरी पे लेके आ सकें। अगर कोई इफेक्टेड है और आप जाके गवर्नमेंट की तरफ से या किसी एनजीओ की तरफ से आप उनको डायरेक्टली कैश प्रोवाइड कर रहे हो कि प्लीज़ टेक दिस 1000 रुपीज़ और 500 रुपीज़ और आप ये बेसिक सामान ले लीजिए, बेसिक आप अपने आप ध्यान रख लीजिए, तो ये सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। आप उन्हें डिनाई नहीं कर सकते कि भैया आपके अकाउंट में पैसा आ गया पर आपको फलाने किलोमीटर दूर जाके बैंक में जाना है, फिर पैसे निकालना है, फिर लेकर आना है, तो इट विल बिट मोर टाइम टेकिंग और ऑलरेडी दे आर मेंटली एग्जॉस्टेड कि हमें डिजास्टर हमारे साथ ऑकर हुआ है, वो शॉक में है, तो आपको उतना ज़्यादा परेशान नहीं करना है उनको, सीधे आपको कैश प्रोवाइड करना है, वो बेस्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू एनडीएमए। ठीक है, तो ये आपका रिलीफ का पोर्शन है। ओके, अब हम पढ़ते हैं रिहैबिलिटेशन। तो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन साथ में चलते हैं। रिहैबिलिटेशन साइकिल तब शुरू होगी जब रिलीफ साइकिल खत्म होने को आएगी, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, इट बिगिंस आफ्टर और नियर कंप्लीशन ऑफ रिलीफ स्टेज। तो जैसे ही रिलीफ स्टेज खत्म होने वाली है कुछ टाइम तक, अराउंड 3 to 4 मंथ्स मिनिमम, मैक्सिमम 6 मंथ्स, और तब आपका रिहैबिलिटेशन का स्टेज शुरू हो चुका होता है। रिलीफ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है अभी, पर बीच में ही आपका रिहैबिलिटेशन स्टेज शुरू हो चुका होता है। अब रिहैबिलिटेशन में करना क्या है कि आपको रिफॉर्म करना है, रीइंफोर्समेंट करना है एंड रिकंस्ट्रक्शन करना है एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डोमेन एज फार एज पॉसिबल इन अ सस्टेनेबल वे। ये जो डेफिनेशन है ये एनडीएमए ने ही दी है 2016 में। तो उन्होंने कहा कि भैया रिहैबिलिटेशन क्या है, रिहैबिलिटेशन मतलब कि सिंपल शब्दों में वापस ट्रैक पर आना, वापस पटरी पे आना अपनी। ठीक है, जैसी आपकी लाइफ चल रही थी वैसे ही आपको पटरी पे वापस आने की हम कोशिश करेंगे। तो आपको रिफॉर्म करना है, रीइंफोर्समेंट करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, इंप्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे आप रह रहे थे उस जगह को इंप्रूवमेंट करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जैसे आपको पहले सर्विसेज मिल रही थी, अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डोमेन। ओके, पर यह आपको काम सस्टेनेबल फॉर्मेट में करना है, ऐसा नहीं कि उठाया और फटाफट लोहे का सब बांध बूंद के कर दिया सब, ऐसा तो वैसा नहीं करना है आपको, एक सस्टेनेबल फॉर्मेट में करना है आपको। क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसमें सस्टेनेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। आपका एमपीपीएससी के सिलेबस में सस्टेनेबिलिटी आपका पूरा इकोनॉमिक ये जो एनवायरमेंटल पोर्शन है उसमें सस्टेनेबिलिटी पे एक थीम बन चुका है कि आपको हर चीज़ सस्टेनेबल फॉर्मेट में करना है कि वो चीज़ फ्यूचर जनरेशन्स भी यूज़ कर सकें। तो ये आपका सस्टेनेबल वे में आपको करना है। ये आपकी रिहैबिलिटेशन की डेफिनेशन हो गई, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, डेफिनेशन है ये रिहैबिलिटेशन की। देन कम्स 4 टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन। तो जो रिहैबिलिटेशन होता है 4 किस्म के होते हैं। पहला होता है फिजिकल, देन सोशल, देन इकोनॉमिक एंड देन साइकोलॉजिकल। फिजिकल रिहैबिलिटेशन मीन्स यू हैव टू गो फॉर लैंड यूज प्लानिंग। लैंड यूज प्लानिंग मतलब कि जो वहाँ पे सिविल कंस्ट्रक्शन था, बिल्ट एनवायरनमेंट का पार्ट था, उसे आपको ढंग से अब यूज़ करना है। लैंड यूज प्लानिंग आपको सही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये लैंड यूज प्लानिंग सही होती
तो आपका डिजास्टर का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। देखिए, हम उल्टा सीधा कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो आपका ड्रेनेज है, नेचुरल वाटरवेज है, उसको आप ब्लॉक कर देते हो, आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर देते हो, फिर आप बोलते हो कि जब फ्लड आता है तो हमारा घर क्यों टूट रहा है। अरे भाई, आपने जो नेचुरल ड्रेनेज था, कहीं पहाड़ के जो नीचे का प्लेन था, उस जहाँ पे पानी निकलता था, बहुत सालों से निकल रहा था, आपने उसी के ऊपर घर बना दिया। आपने कुछ बिल्डिंग बायलॉज को चेंज किया, कुछ ज़मीन हड़प ली किसी की, कुछ कर लिया। इस तरह से आप कुछ चेंजेस करते हो। जब ये चेंजेस करते हो तो किसी भी डिजास्टर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आपको क्या करना है कि यही चीज़ का इम्पैक्ट कम करना है, तो आपको प्रॉपर लैंड यूज़ का प्लानिंग करना पड़ेगा। देन यू हैव टू गो फॉर माइक्रो एंड मैक्रोजोनेशन। माइक्रो एंड मैक्रोजोनेशन मतलब कि जो आप जोन्स बना रहे हो, जहाँ पे आप रहने वाले हो, या उसको बहुत डिटेल प्लानिंग करना पड़ेगा कि ये वो जोन रहेगी जो पानी को एब्जॉर्ब करेगी, ये वो जोन रहेगी जो पानी को जाने देगी, ये वो जोन रहेगी जो किसी भी विंड टाइप के प्रेशर को रोकने का काम करेगी। जैसे कि आपने बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ लगा दिए, यूकेलिप्टस वगैरह के पेड़, तो ये क्या करते हैं, जितनी भी बहुत हाई फ्लो विंड रहती है उसको ब्रेक करने का काम करते हैं, इसलिए इनको विंड ब्रेकर्स भी कहते हैं। ये चीज़ आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि सॉइल इरोजन का रोकने का एक तरीका ऐसा विंड ब्रेकर्स प्रोवाइड करना है। सिमिलरली आप इस चीज़ को आप नॉर्मल रेजिडेंशियल इलाके में यूज़ कर सकते हो, अर्बन स्पेसेस में यूज़ कर सकते हो। देन यू शुड गो फॉर दिस वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप लैंड यूज़ प्लानिंग करो, माइक्रोजोनेशन करो एंड वाटर मैनेजमेंट करो। ठीक है, WSM वाटर मैनेजमेंट वगैरह। देन यू हैव टू ऑल्सो लिसन टू क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ पीपल, कि आप किस तरह के क्रॉपिंग पैटर्न यूज़ कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्रॉपिंग पैटर्न इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि ड्रॉट भी एक टाइप का डिजास्टर है। तो अगर आप क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा है कि आपके पास उस जगह पे पानी ज़्यादा नहीं है, पर आप तब भी शुगर केन उगाए जा रहे हो, ठीक है, या कोई भी ऐसा वाटर गजलिंग क्रॉप उगाए जा रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा कि वाटर लेवल कम हो जाएगा। जब वाटर लेवल कम हो जाएगा, ग्राउंड वाटर में पानी नहीं बचेगा। ग्राउंड वाटर में पानी नहीं बचेगा तो आप, और मान लीजिए बारिश नहीं हुई, तो आप तो बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए आपके पास पानी है ही नहीं, क्योंकि ग्राउंड वाटर आपने शुगर केन में लगा दिया सारा। पैसे आपको ज़रूर मिल गए, पर पैसे से क्या आप पानी निकाल सकते हो? नहीं, आपको तो नेचर पे डिपेंडेंट ही रहना है। तो इसलिए आपको क्रॉपिंग पैटर्न को भी चेंज करना पड़ेगा अगर आपको उस डिजास्टर से रिहेबिलिटेट करना है। तो अगर मान लीजिए किसी जगह पे जैसे ड्रॉट वगैरह आ गया, जैसे इसका अच्छा एग्जांपल है लातूर में कुछ साल पहले ड्रॉट आया था, आपने देखा होगा, लातूर न्यूज़ में था कि वहाँ पे ट्रेन्स जा रही हैं पानी से भर के। ओके, अब जो लातूर में जो सब्जियां वगैरह उगाई जा रही हैं वो उस जगह के हिसाब से उगाई जा रही हैं, रेदर देन मनी पॉइंट ऑफ व्यू से उगाई जा रही हैं, क्योंकि पहले आपका जीवित रहना ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन अर्निंग मनी। तो इसलिए हमें क्रॉपिंग पैटर्न को भी चेंज करना पड़ सकता है। देन कम्स सोशल रिहेबिलिटेशन। सोशल रिहेबिलिटेशन, इन सारे वर्ड्स के आगे ना आप वो लगा लीजिएगा जब आप कॉपी में लिख रहे होंगे, तो फिजिकल रिहेबिलिटेशन, सोशल रिहेबिलिटेशन, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, इस तरह से लिख लीजिएगा। देन सोशल रिहेबिलिटेशन मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट वल्नरेबल ग्रुप्स। कौन कौन से वल्नरेबल ग्रुप्स हैं? चिल्ड्रन हैं, वुमेन हैं, एल्डरली हैं, इस टाइप के लोग। कोई लोग जिनको किसी किस्म का परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कुछ डिसऑर्डर है, इस टाइप के। तो ये आपके सोशल पैरामीटर्स को भी आपको ध्यान रखना है, इनको भी आपको रिहेबिलिटेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको जब बच्चों को आप रिहेबिलिटेट कर रहे हो तो आपको देखना है कि कहीं जहाँ पे भी उनको आपने रखा है, टेम्पररी शेल्टर में रखा है, कहीं उनका एजुकेशन का लॉस तो नहीं हो रहा, वो रेगुलरली पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, देन जब आपने ये सब हो गया, अब आपको उनको वापस ट्रैक पे लेकर आना है। ये पूरा रिहेबिलिटेशन का मेन थीम बैकग्राउंड में ये है कि हमें वापस उनको ट्रैक पे लेकर आना है। ट्रैक पे लेकर आने के लिए उनको सेम इकोनॉमिक जो उनकी स्थिति थी पहले, उसी को दोबारा उसी चीज़ को लेकर आनी है। तो आप क्या करोगे? लाइवलीहुड रेस्टोरेशन, ये वर्ड यूज़ करिएगा, एग्जाम में अच्छा वर्ड है। लाइवलीहुड को रिस्टोर करना है, लाइवलीहुड रेस्टोरेशन। जिस तरह से वो अपना रोजी रोटी चला रहे थे उसे हम रिस्टोर कर रहे हैं, दोबारा लेकर आ रहे हैं। देन इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, तो आइदर आप उन्हें शुरू में मैंने बताया था कैश आप ट्रांसफ़र कर सकते हो ताकि वो अपनी इकोनॉमी को शुरू कर सकें, अपने जो रिलीफ उनको मिल सके, प्लस थोड़ा थोड़ा उनकी जो भी स्किल डेवलपमेंट आप कर सकते हो, बेसिक चीज़ें सिखा सकते हो उनको, उनके कुछ NGOs फॉर्म कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि कलेक्टिवली आप कैसे किसी चीज़ से बच सकते हो। इसके पहले जो हमने लेक्चर में देखा था वो देखा था कम्युनिटी प्लानिंग। ठीक है, तो कैसे कम्युनिटी साथ में आके किसी भी डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम कर सकती है। तो इसी तरह आप उनको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिखा सकते हो कि जब उनका ग्रुप बना ही रखा है तो आपको कोई उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी सिखा दो, उसको कोई अलग टाइप की फार्मिंग सिखा दो जो उस एरिया में हो सकती है, इस टाइप से, ताकि उनको नए नए आइडियाज़ आते रहें और वो अपनी इकोनॉमी को वापस लेकर आ सकें और वो महसूस कर सकें कि यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ बिल्ट एनवायरनमेंट या लैंड प्लानिंग में कहीं ना कहीं गलती की थी और इसकी वजह से हमें डिजास्टर का इम्पैक्ट ज़्यादा झेलना पड़ सकता है, या पड़ा है। ठीक है, और द लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। लोगों का कभी भी कोई डिजास्टर ऑकर होता है, हमारी लाइफ में भी कोई डिजास्टर ऑकर हो जाता है तो हम साइकोलॉजिकली थोड़े परेशान से हो जाते हैं। वो एक ऐसा एरिया बन जाता है हमारे माइंड में जिससे हम काफ़ी डरते हैं, जिससे हम फेस नहीं कर पाते उस चीज़ को। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी की लाइफ में कोई चीज़ ऐसी हुई है
तो उस चीज़ को हम कहेंगे हमें आपके मतलब ऐसी कोई चीज़ हुई तो आपके माइंड में स्ट्रेस है, तो इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, कैसे हम उस स्ट्रेस वाले सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, इसे हम कहेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके, स्ट्रेस मैनेजमेंट। और इसका एक PTSD एक फॉर्मेट होता है, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब कोई ट्रॉमा हुआ है उसके बाद कैसे आप उस डिसऑर्डर को, PTSD के आप सिम्टम्स आपको देखने लगते हैं, आप रात को नाइटमेयर्स आएंगे, आप उठ जाओगे रात को एकदम से, पसीना वगैरह आने लगेगा, आप रोने लगोगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप किसी ट्रॉमा से जब आप गुजरते हो, बहुत कई बार हो जाता है ऐसा। मान लीजिए किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, आपने अपने नियर एंड डियर वंस को खो दिया, कुछ भी इस टाइप का, तो आपको काफ़ी टाइम तक ऐसा लगेगा कि यार ट्रेन्स आर नॉट सेफ, आई विल बेटर यूज़ रोडवेज और एयरप्लेन्स या कुछ भी इस टाइप का। तो वो एक जो डर बैठ जाता है, उस स्ट्रेस के माहौल से आपको बाहर निकलना है। निकलने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप अगर स्ट्रेस में हो तो आप अपने पूरा पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर रहे हो, जो आपके अंदर इनबिल्ट पोटेंशियल है किसी भी चीज़ को अचीव करने का, कोई चीज़ हासिल करने का है, किसी फेज़ ऑफ लाइफ में जाने का, वो पोटेंशियल कम हो जाता है अगर आप स्ट्रेस में रहते हो तो हमें लोगों को जब रिहेबिलिटेट करना है तो उनको ये भी बताना है कि आप इसके अलावा भी ज़िंदगी है, इसके अलावा भी आपको ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ना है, आपको स्ट्रगल करते रहना है और मेहनत करते रहना, और आप एक अच्छा फेज़ लाइफ में देख लोगे। तो हमें इस टाइप का मैनेजमेंट भी उनके साथ करना है। ओके, नाउ कम्स सेफ कंस्ट्रक्शन। सेफ कंस्ट्रक्शन, सो सेफ कंस्ट्रक्शन इज़ बेसिकली जब आप बिल्डिंग बनाते हो तो मेजॉरिटी जब डिज़ास्टर ऑकर होता है उसका एक मेन रीज़न ये होता है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो सेफ़ नहीं था, वो ठीक नहीं था। ऐसे में क्या होता है कि बिल्डिंग के अंदर ही आपकी काफ़ी बार आप किसी भी एक्सीडेंट को फेस कर सकते हो कि आप बाहर जाने की कोशिश की पर गेट ही लॉक हो गए, जैम हो गए, क्योंकि बिल्डिंग का लोड इतना ज़्यादा पड़ा कि वो गेट खुल ही नहीं पा रहा है। सो यू हैव टू कंसिडर समथिंग, राइट? ऐसा कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है सेस्मिक रेट्रोफिटिंग। देखिए, जो गाँव के घर हैं और फ्लड एरिया में हैं, मान लीजिए अर्थक्वेक आता भी है तो आप सीधे बाहर भाग सकते हो, पूरा इलाका खाली है। दिक्कत आती है जब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, तब आप भागोगे कहाँ से, कैसे निकल सकते हो? इट मे समटाइम्स फॉल। तो उस केस में क्या करते हो, आपको सीस्मिक रेट्रोफिटिंग करवानी पड़ती है। सीस्मिक रेट्रोफिटिंग, सीस्मिक मतलब रिलेटेड टू अर्थक्वेक, रेट्रोफिटिंग मतलब जो भी चीज़ है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करवाना, ठीक है, बनी बनाई चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करवाना, या फिर जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तभी आपको उस चीज़ के बारे में सोच लेना कि भैया अगर सीस्मिक इवेंट कोई ऑकर होता है तो हमें किस तरह से इसको डील करना है। तो इसमें आप क्या प्रोवाइड करवाओगे? शेयर वॉल। शेयर वॉल क्या होता है बेसिकली, अगर आपकी ये मान लीजिए बिल्डिंग है, ये उसका सामने का व्यू है, एलिवेशन है, तो इसमें एक इसमें सामने नहीं, साइड में इस तरफ एक ऐसा बड़ा सा वॉल बना दिया जाता है और इस तरफ भी एक वॉल बना दिया जाता है। ये जो वॉल कहलाता है ये शेयर वॉल होता है। ये जब भी कोई अर्थक्वेक ऑकर होगा तो ये वॉल इस तरह से मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा और ऐसे मूव करेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका पूरा बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स नहीं होगा। तो शेयर वॉल कंसेप्ट इस तरह से काम करता है। देन कम्स ब्रेसिंग्स। ब्रेसिंग्स में आपको क्या करना पड़ता है कि आप अलग अलग टाइप की ब्रेसिंग्स ऐसी प्रोवाइड कर सकते हो वॉल के अंदर, या इसके अंदर ये वी ब्रेसिंग कहलाती है। इस तरह एक के ब्रेसिंग होती है जिसमें आप बिल्डिंग को इस तरह से डिज़ाइन करते हो कि आप ऐसी ब्रेसिंग्स प्रोवाइड करो। ये लोहे की बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग सी गर्डर वगैरह कुछ हो सकता है जो लोहे का है और आपने उसको इस तरह प्रोवाइड किया कि आपकी वो बिल्डिंग को बचा सके। द मेन रीज़न इज कंस्ट्रक्शन में दो ही चीज़ होती हैं, एक होता है मेन चीज़, देखो एक होता है कॉन्क्रीट, एक होता है आपका TMT बार या सरिया जिसे आप कहते हो हिंदी में। जो सरिया रहता है वो स्टील होता है। स्टील का मेन चीज़ क्या होती है कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, उसमें डक्टिलिटी होती है। पर जहाँ पे कंक्रीट की बात आती है, कंक्रीट ब्रिटल होता है, तो कभी भी बिल्डिंग गिरेगी तो आपकी जितनी भी कंक्रीट की चीज़ें वो फटाफट गिरने लगेंगी। पर ये स्टील ही है जो उस बिल्डिंग को रोक के रखेगा। तो आपको जितनी भी रेट्रोफिटिंग होगी वो जनरली आप कोशिश करोगे कि आपको इस टाइप की कोई चीज़ प्रोवाइड करने पड़े, जैसे कि ब्रेसिंग्स हो गई। तो इसमें दो टाइप की होती हैं, एक वी ब्रेसिंग होती है, के ब्रेसिंग होती है। अलग अलग टाइप की और ब्रेसिंग होती है, सेंट्रिक ब्रेसिंग, आइसोलेटेड ब्रेसिंग, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आप वो लिख सकते हो। देन कम्स जैकेटिंग। जैकेटिंग क्या होती है, जब आप कॉलम बनाते हो तो इसको आप साइड में ना थोड़ा और लंबा खींच देते हो इस तरह से, जो मतलब नीचे जाता है और साइड में उसको और कर देते हो, तो उसका एरिया ना इस तरह से बढ़ जाता है और ये सब छोटे छोटे आप उसमें बांध देते हो लोहा। इससे क्या होता है कि जो आपका कॉलम है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। जब कॉलम में स्ट्रेंथ आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उसमें जैकेटिंग कर रखी है तो वो उतना ज़्यादा मूव नहीं करता किसी भी अर्थक्वेक इवेंट के हिसाब से। तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो सेस्मिक रेट्रोफिटिंग के अंदर, ठीक है, जब आप अर्थक्वेक से डील कर रहे हो। जब आप नॉर्मल है तो आप
वॉल थिकनिंग एक बेसिक मेजर है कि जो आप वॉल बना रहे हो उसको थिक बनाओ। जितनी ज़्यादा वॉल थिक होगी उतना ज़्यादा वो लोड ले पाएगी ऊपर के वॉल का, और उतना ही ज़्यादा वो रेजिस्ट कर पाएगी किसी भी लेटरल फोर्सेस का जो बेसिकली कॉमन होते हैं किसी अर्थक्वेक की चीज़ में, ठीक है। या फिर आपका जो पानी आ रहा है, खूब ज़्यादा बारिश आ गई या साइक्लोन आ गया या हवा आ रही है, तो अगर आपकी वॉल थिक होगी तो आपके किसी भी उसमें दिक्कत नहीं होगी। एक और कंसेप्ट कहा जाता है कई बार कि आपको जो विंडोज़ डिज़ाइन करनी है वो विंडोज़ छोटी डिज़ाइन करनी है, सेंटर ऑफ द रूम में होनी चाहिए विंडोज़, कॉर्नर में नहीं होनी चाहिए। जितनी छोटी विंडोज़ रहेगी उतना ज़्यादा हेल्प होगा आपको कंस्ट्रक्शन के मामले में, स्पेशली अर्थक्वेक के वगैरह के केस में। देन यू हैव टू यूज़ गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल। बेसिकली आप अच्छा आयरन यूज़ करिए, Fe 500 यूज़ करिए, मतलब अच्छा TMT सरिया यूज़ करिए, लो क्वालिटी यूज़ मत करिए। कंस्ट्रक्शन में पैसा अच्छा लगाइए ताकि बिल्डिंग आपकी सेफ रह चुके रहे। फिर देन ड्रेनेज के बारे में आपको सोचना है कि जो भी पानी आ रहा है आपकी बिल्डिंग में, अगर आपका बिल्डिंग कहीं स्लोप या प्लेन हिली एरिया पे है तो जो पानी गुजर रहा है वो सही से गुजर रहा है कि नहीं, कहीं आपकी बिल्डिंग उस वाटर का जो वे है, वाटर चैनल है, उसको रोक तो नहीं रही, जो बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया में अर्बन फ्लड्स का। स्पेशली चेन्नई में जब आपका चेन्नई मेट्रो बन रहा था तो एक बकिंगम चैनल करके कोई चीज़ हुआ करती थी वहाँ पे, उस पर उन लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया और उसके ऊपर ही चेन्नई मेट्रो का पुल बना दिया। जब वो पुल बना दिया तो जब बारिश हुआ चेन्नई में कुछ साल पहले, तो वो पुल जो था उसने वाटर वे को रोक रखा था जो बकिंगम कैनल में फ्लो होता था, तो उसकी वजह से वो इफेक्ट उसका बढ़ गया, मतलब वो पानी उसकी वजह से रुक गया तो साइड में आ गया तो आपका फ्लड कर दिया उसने एरिया को। तो इस तरह से आपको ड्रेनेज के बारे में ध्यान रखना है। देन यू हैव टू गो फॉर फर्म फाउंडेशन। जो आपका फाउंडेशन है वो एकदम फर्म होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग प्लिंथ लेवल रहेगा उतना ज़्यादा आपका बिल्डिंग किसी भी टाइप के फोर्सेस को बचाने की कोशिश करेगी। तो कुछ सेफ कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स हैं: सेस्मिक रिट्रोफिटिंग, वॉल थिकनिंग, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ड्रेनेज एंड फर्म फाउंडेशन। इसके अलावा आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि आपको एलिवेटर्स वगैरह यूज़ नहीं करने हैं उस टाइम पे, या लिफ्ट वगैरह यूज़ नहीं करनी है, आपको स्टेयरकेस हमेशा यूज़ करना है। स्टेयरकेस एक बहुत सेफ तरीका होता है किसी भी डिजास्टर इवेंट से बाहर निकलने का। देन आपको कभी भी कुछ ऐसा हो जाए तो ओपन एरियाज़ में जाना है, ये सब मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बता दिया था। अब आता है ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि अब तो ये नहीं है, पर जब शुरू में डिजास्टर मैनेजमेंट बना था तब ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके कम्युनिकेशन चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं। तब ऐसे केस में क्या करोगे? भाई अभी तो ऐसा है कि हम जो मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो टावर से कनेक्टेड है, पर मान लीजिए टावर ही गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो फिर आप क्या करोगे? सो यू हैव ऑप्शंस लाइक सैटेलाइट फोन्स, जिसे सेट फोन्स भी कहते हैं। देन यू गॉट सोशल मीडिया। आपने फेसबुक पे देखा होगा कई बार कोई इवेंट होता है तो लोग मार्क कर देते हैं, आई विल मार्क सेफ बाय फेसबुक, ठीक है, इस तरह से चीज़ें। देन मोबाइल फ़ोन्स एंड देन हैम रेडियोज़। हैम रेडियोज़ आपने देखा होगा पुलिस वालों के पास होते हैं, ठीक है, पुलिस वाले को ब्लैक कलर का कुछ रहता है ना, वो कुछ बोलते रहते हैं वहाँ पीछे से, तो ये हैम रेडियोज़ होते हैं। तो वहाँ पे कोई ना कोई आपके पास वो हैम रेडियोज़ जैसी कोई चीज़ हो सकती है, आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, इस टाइप की चीज़ें। देखिए अभी जो ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशंस जो टेक्निक है ये आप सिर्फ नाम लिखिएगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट आपका मोबाइल फ़ोन से होता है, सोशल मीडिया दूसरा होता है। दूसरा ये है कि डिज़ास्टर को लेके अब हम काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, काफ़ी ज़्यादा पता है हमें कि कोई डिज़ास्टर ऑकर हुआ है। सोशल मीडिया उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एरिया रिमोट है या कट ऑफ है मेन सिटी से, वहाँ पे डिज़ास्टर के लिए आपको कम्युनिकेशंस के बारे में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मेन सिटी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और मेन सिटी में कोई इवेंट ऑकर होगा तो बहुत सारा रिलीफ है, रिहेबिलिटेशन है, सब पता चल जाएगा लोगों की कोई डिज़ास्टर ऑकर हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत रिमोट एरिया में हो, आप पहाड़ के नीचे रह रहे हो और रात को लैंडस्लाइड हुआ, किसी को नहीं पता, पूरा का पूरा गाँव डूब गया। दैट इज़ अ प्लेस वेयर ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन वुड वर्क इफेक्टिवली। तो आपको इस चीज़ का प्लानिंग करना है कि कोई रिमोट एरिया है, लैंडस्लाइड हो सकता है, फ्लड आ सकता है राती रात। तो फ्लड का भी ऐसा है कि ट्रैक होता रहता है रेगुलरली, राइट, कि भाई बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, फ्लड के चांसेस हैं, तो आप एक बार वहाँ से सिग्नल लोगों को बता सकते हो, एक कम्युनिकेशन मैसेज दे सकते हो, लोगों के मोबाइल पे मैसेज कर सकते हो कि ध्यान रखिएगा, रात को खूब बारिश हो सकती है, इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि ट्रैक हो सकती हैं। जो ट्रैक नहीं होता वो है अर्थक्वेक, जो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, देर रात 2 बजे अर्थक्वेक आ गया, 3 बजे आ गया, बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं। ऐसे केसेस में आपको अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये था आपका पूरा आज लेक्चर, ये था आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट, लगभग मोर और लेस मैंने आपको ख़त्म कर दिया है। 1-2 छोटे छोटे टॉपिक्स बताएं, अब वो आप लिख सकते हो, जैसे कि नेचुरल एंड मैनमेड डिज़ास्टर्स में कौन कौन से होते हैं, आप नेट पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा आपको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट। मैं हूँ अनर्क जैन। जो लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं
वो प्लीज़ मेरी क्लासेस आ सकते हैं। 15 या 16 अक्टूबर से हमारा नया बैच शुरू होगा MPPSC का। ये छिंदवाड़ा में होगा, क्लासरूम प्रोग्राम होगा और लगभग ये 1 साल चलेगा। और ये पूरा जो बैच रहेगा इसमें आप एक एक चीज़ जो आपके सिलेबस में लिखी हुई है, एक एक कंसेप्ट जो सिलेबस में लिखा हुआ है, वो सारा हम आपको लिखवाएंगे, पढ़ने का मटेरियल देंगे काफ़ी सारा, आपको क्लास में ही बैठ के पढ़ाई करनी है, घर भर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आपसे कराया जाएगा। डेट्स माई प्लान एंड डू मैसेज मी और डू कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट टू जॉइन क्लासेस। और ये लेक्चर्स आप देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। इसका कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, काफ़ी लोग जो चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड नेक्स्ट वीक आई विल ब्रिंग अनदर वीडियो ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ some topics, okay? And do take good care of yourself. Bye.